सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कल जो हमने आंसर डेवलप करे, क्विक रिवीजन करेंगे बेटा। स्ट्रेटजीज प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। देखो, जो बच्चों का एफएम अच्छा है बहुत अच्छी बात है बेटा। जिनका एफएम अच्छा नहीं उनको यही सब्जेक्ट बचाएगा। जिनको नंबर्स में मजा नहीं आता, जिनको तो फिर ये सब्जेक्ट अपने को पास करवा देगा बेटा। अपने को तो मिल के पास होना है, ऐसा तो है नहीं कि एफएम में अलग पास होना है, एसएम में अलग होना है ना। तो अपन रोज आंसर लिखेंगे बेटा, और एक एक बच्चे को 1 to 1 में हेल्प करूंगा आंसर लिखने में। बस आगे होके मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। तो भाई चलो कल का आंसर रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कि क्या स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है कि स्ट्रैटेजी रिएक्टिव होती है। क्वेश्चन यही पूछेगा, प्रोएक्टिव की रिएक्टिव। तो बोलना भाई साहब प्रोएक्टिव भी रहती है और रिएक्टिव भी रहती है। प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों रहती है। तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है बेटा, अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने से क्या फायदा हो जाता है बच्चों, अपने को एकदम समझ में आता है कि लिखना कैसे। और दिमाग में ये रखना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ में अगर लिखा तो नंबर नहीं देगा वो, तो 5 में से 2 दे के छोड़ देगा। तो कम से कम हम अलग अलग हेडिंग बनाएंगे 5, ताकि भगवान न करे हमको नंबर कम मिले तो रिवैल्यूएशन पे कॉपी डालकर हम बोलेंगे कि भाई साहब आपने इस वाले पॉइंट के नंबर क्यों नहीं दिए। मजबूर कर दो एग्जामिनर को नंबर देने के लिए, उसके लिए टेक्निक यूज करना है। तो हम सबसे पहले वो बोलेगा कि स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव। तो मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, मैं बोलूंगा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का, प्रोएक्टिव भी रहती है रिएक्टिव भी रहती है जैसा कि नीचे समझाया है। फिर डायग्राम बनाऊंगा, फिर लिखूंगा बेटा सबसे पहले एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से आती है अनसर्टिनिटी, और एक आती सर्टिनिटी। ऊपर नीचे किसी को भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनसर्टिनिटी और सर्टिनिटी से दो अलग अलग चीजें निकलती हैं। जो चीजें मैं सर्टन हूँ बेटा, मेरे को पता है कि मेरे साथ होना है ऐसा ऐसा, उसके लिए प्रोएक्टिव है। जैसे मुझे पता है मेरा इसके बाद कौन सा लेक्चर है, उसके बाद कौन सा लेक्चर है, तो मैं घर से पूरी तैयारी करके निकलता हूँ ना। पर कभी फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर नहीं आया तो मुझे उनकी जगह भी जाना पड़ता है, तो वो रिएक्टिव होता है। तो प्रोएक्टिव बनता है सर्टेनिटी से, वो प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजीज है। वो एडेप्टिव, वो प्रायर पीरियड स्ट्रेटेजीज है, वो इंटेंडेड स्ट्रेटेजीज है, पहले से प्लान्ड होती, तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। ऐसे बोलते हैं ना भाई साहब मैं तो बहुत प्रो हूं, मैं बहुत प्रो मतलब मेरे को सब पहले से आता है। तो प्रो का मतलब है प्रोएक्टिव, राइट। पर बेटा प्रीत जैसे कल आंसर लिखा ना, तो उसमें आपने प्रो वर्ड लिख दिया, तो एग्जामिनर प्रो वर्ड के नंबर काट लेगा। बोलता प्रो क्या होता है, पूरा समझाओ प्रोएक्टिव ऐसा। हाँ, फिर उसके बाद में अनसर्टेनिटी से बनती है रिएक्टिव। मेरे को नहीं पता है, कोई टीचर बीमार हो गया तो मेरे को आके इमरजेंसी बोलेंगे सर आपको इस वाली बैच में जाना है, तो फिर मेरे को उधर जाना पड़ता है थोड़ा एडजस्टमेंट जमा के। तो अनसर्टेनिटी से बनती है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। रिएक्टिव मतलब रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटेजीज होती है, एडेप्ट होना पड़ता है, परिस्थितियों में ढलना पड़ता है। तो ये वर्ड याद रहने चाहिए, एडेप्टिव या फिर रिएक्शन देना पड़ता है। मंजूर है बेटा। कोई भी बिजनेस जो है वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन है, वहां से बनती है एक्चुअल स्ट्रेटेजी। परंतु ये वाला डायग्राम ज्यादा अच्छा डायग्राम है बेटा, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेटेजी ऐसी भी बना दी जो एबेंडन हो गया। एबेंडन मतलब छोड़ दिया। जैसे किसी जमाने में मैं कॉलेज के अंदर बहुत एग्रेसिव हुआ करता था, वो उम्र भी अलग थी, खून का उबाल भी अलग था। पर अब मैंने एग्रेसिव होना बंद कर दिया है, तुम रेयरली मुझे कभी गुस्से में देखोगे। तो मेरा गुस्सा करना अगर एक स्ट्रेटेजी है, तो वो मैं एबेंडन कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूं मैं। वक्त के साथ उम्र के साथ बदलाव आते हैं। तो एबेंडेंस स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट लिखना जरूरी है। तो खुश हो बात से कि बच्चे ने मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, तो हम ये वाला डायग्राम वापस से बना देंगे, उसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे और एक एबेंडेंस स्ट्रेटेजी बना एक लाइन लिख देंगे। एबेंडेंस स्ट्रेटेजीज वो होती है जो पहले करते थे पर अब नहीं करते हैं। कंपनी को करंट पीरियड टाइम के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती बेटा, है ना। जो जो रिलायंस पहले था उसके मुकाबले अभी स्ट्रेटेजी अलग है। तो रिलायंस ने मल्टीपल रिटेल शुरू कर दी। रिलायंस का ढाबा भी है, तुमको पता है, A1 नाम का ढाबा। रिलायंस की किताबें भी छपती, अपना आईसीआई का स्कैनर छापता है रिलायंस। तो स्कैनर भी बुक प्रिंट के अंदर भी आ गया। रिलायंस दवाइयों की दुकान भी लेकर आ गया है, रिलायंस वेलनेस। रिलायंस जूतों की भी दुकान लेकर आ गया है, उसका नाम है फुटप्रिंट। रिलायंस कपड़े भी लेकर आ गया, रिलायंस ट्रेंड्स। तो धीरू भाई अंबानी ने तो कभी नहीं सोचा था कि उनकी कंपनी काम करेगी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पुरानी कुछ स्ट्रेटेजी भूलनी पड़नी पड़ती है बेटा। फिर गाड़ी आगे बढ़ी। फिर उसके बाद हमने बोला भाई यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में लॉन्च हुआ। वो उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की चीज थी, पर अभी भी तो 2.0 वर्जन लॉन्च करा उन्होंने। फिर आईटीसी सिगरेट जब लॉन्च लॉन्च करी थी तो उस जमाने में प्रोएक्टिव था,
भाई सिगरेट पीना है बहुत अच्छा है, परंतु अब रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज है। अब आईटीसी क्लासमेट की कॉपीज बनाता है, अगरबत्ती बनाता है, कैंडीमैन नाम की टॉफी बनाता है, आशीर्वाद आटा बनाता है, आईटीसी के होटल्स भी है। परिस्थिति के हिसाब से ढलना पड़ता है। हाँ, ये हमने करा। फिर उसके बाद और हमने इसका फिर एक आंसर को बादल बनाया। जैसे जो बच्चे कल नहीं आए थे ना, वो उनको मैं थोड़ा दिखाऊं बेटा कि हम एक दो दिन से क्या कर रहे हैं। तो फिर हमने ऐसा एक बादल बनाया, और बादल बनाकर हम क्या करते हैं, बच्चों को पूरा आंसर एक समराइज्ड फॉर्म में लिखवाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, लिखो बेटा आंसर। तो रोज बच्चा एक आंसर घर से लिख कर आएगा, मेरे से कॉपी चेक करवाएगा, क्लास के बाद, क्लास के दौरान, कभी भी। ऑनलाइन वाला बच्चा ऑनलाइन, ऑनलाइन कल एक बच्ची ने कॉपी भेजी थी, मैंने चेक करके बताया था। आ रहा है बेटा निकिता, आ रहा है बच्चों? चलो, तो हमने फिर ये डायग्राम बनाया, ये रिवीजन चल रहा है बच्चों। फिर हम कल कहाँ पहुंचे, फिर हम गाड़ी आगे बढ़ाई, हमने बोला भाई साहब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है ये बताओ। तो विलियम ग्लुइक साहब आ गए। विलियम ग्लुइक साहब ने बोला कि देखो साहब, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो पीटर ड्रकर ने तो बोला था, इट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नीदर अ बंडल ऑफ टेक्निक। मैं इतनी बार बोलूंगा कि याद हो जाएगा, बस ध्यान से सुनना। ना तो बॉक्स ऑफ ट्रिक्स है, ना तो बंडल ऑफ टेक्निक है, ये तो एनालिटिकल थिंकिंग है। एनालिटिकल थिंकिंग है और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन। देखो अपने को है ना एनालिटिकली सोचना पड़ता है, और फिर अपने रिसोर्सेस को एक्शन पे लगाना पड़ता है। जैसे कोई आदमी अगर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, उस समय तुम एनालिटिकली नहीं सोच पाओगे। तो यही छोटे और बड़े के बीच का फर्क होगा। तो तुमको एकदम अपने आप को शांत रखना है, एनालिटिकली सोचना है, और समय आने पर अपने रिसोर्सेस को एक्शन पे लगाना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अपन कोई बेटा दरवाजे के पीछे बंद होने वाला कोई बुलडॉग थोड़ी है कि कोई भी आया और उसने कर दिया तो मैंने अपन ये है क्या? तो कोई कैसे गुस्सा दिला सकता है तुमको तुम्हारी अनुमति के बगैर, अगर तुम अपने नियंत्रण में हो तो। जब मेरे को गुस्सा करना होगा मैं करूंगा ना, और गुस्सा भी करूंगा तो बनावटी करूंगा। असलियत में गुस्सा करूंगा होगा तो अंदर उतर जाएगा, फिर हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा, फिर बाईपास होगा, और बाईपास में 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो बेवकूफ़ी नहीं, और तबीयत और खराब कर लेंगे अपन। तो अपन इतने स्मार्ट लोग हैं कि आपको गुस्सा भी करना होगा तो भी बनावटी गुस्सा, जिससे सामने वाले की तो फट जाए, पर अपने को नुकसान नहीं। करता हूँ अपने स्टाफ के साथ, उनको पता है कि सर का मूड खराब है, पर मूड खराब है ऐसा बता रहा हूँ, तो हमेशा ही रहता हूँ। पर हमेशा मस्ती करूंगा तो ऐसी टेकन फॉर ग्रांटेड। एकेडमी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स पर, एक जैसा नहीं रह सकता। तो मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रूप दिखा। जब भी देखना गौर से देख, हर आदमी में 10-20 बुद्धू होता है, वो जो हमेशा एक जैसा रहे। अपने आराधक कौन है? श्री कृष्ण जी। तो गोपियों के साथ तो रास लीला करी, फिर कंस मामा को ही बता दिया, है ना? तो फिर ऐसे तो अलग अलग चीज है ना। अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए उसको भी समझाया कि बेटा तू नहीं करेगा तो फिर सीधा पहिया उठा के सीधे मैं लड़ाई शुरू कर देता हूँ। तो अगर श्री कृष्ण जी की आराधना कर रहे हो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पीयूष भाई फिर समझ क्यों नहीं रहे हो? तो अब पीयूष भाई मेच्योर्ड हो गए, पीयूष भाई को गुस्सा कंट्रोल करना आ गया है, अब वो प्लान्ड तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसा करके हमने ये डिस्कस कर आगे बढ़े भाई। फिर मुझे बताओ जल्दी जल्दी आगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का करना बेटा, क्यों करना है? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? मैंने विजय सर को देखा, मैंने कहा यार वो तो सीएस है, और आई तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो साला मैं कर क्या रहा हूँ? वो तो सीएस है, आई तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। तो वी से विजन बनाना, ओ से ऑब्जेक्टिव बनाना, सीएस से क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, आई से इम्प्लीमेंटेशन बोलना पड़ेगा, एम से मॉनिटरिंग, ई से इवैल्यूएशन, सी से कंट्रोल। मॉनिटर करो, ध्यान से देखो कौन क्या कर रहा है। फिर ई से इवैल्यूएट करो, परफॉर्मेंस को चेक करो सही जा रहा है गलत जा रहा है। और सी से कंट्रोल करो। बहुत अच्छी बात। फिर हमने बोला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 25 साल से मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इसको हटा देते अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तुम्हारे सारे सिलेबस चेंज हो गए, सिर्फ एक में नहीं चेंज आया, वो है ऐसे। क्योंकि ये तो लाइफ साइंस है भाई, सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो लाइफ में सफल ही नहीं हो पाओगे।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लेक्सिबल होना सिखाता है। डार्विन ने बोला भाई साहब बड़े नहीं बनना है, डार्विन ने बोला भाई साहब मजबूत नहीं बनना है, डार्विन ने बोला जैसी परिस्थिति आए अडेप्ट कर। पुरुषों को हार्ट अटैक कम ज्यादा आते हैं, महिलाओं को कम आते हैं, क्यों पता है? क्योंकि पुरुष नॉन अडेप्टिव है। तुम चेक कर लो जाके ओपीडी में कोई कार्डियक सर्जन में कितने हार्ट अटैक आए पुरुष और कितने महिलाओं को। पुरुष 10 में से आपको मिलेंगे 8, महिलाएं मिलेंगी 10 में से 2। क्यों? पुरुष जो है वो एडेप्टिव नहीं है। मैंने बोला था मैं मसूर की दाल नहीं खाता हूं, मसूर की दाल किसने बनाई आज, कौन ने बनाई? तो पगले मसूर के चक्कर में तेरी आर्टरी ब्लॉक कर रहे हैं तो निपटेगा, जो मिला है चुपचाप खा। कभी महिलाओं को ऐसा चिड़चिड़ करते हुए देखा है? मसूर की दाल किससे बनाई, मैं तो ये खा, मम्मी बेचारी अचार रोटी के साथ खाना खा रही है। तुमको क्या पता बचपन में जब तुम छोटे थे और ऐसी सिचुएशन में मम्मा जो थी वो अपने ससुराल में जब जाती थी, तो ऐसी परिस्थिति में मम्मी तो बेटा बगैर खाए भी सोई, तो परिस्थिति में अडेप्ट हो गई। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जैन संत मुनि सागर नाम महाराज जी बोलते हैं। बोले पुरुषों को हार्ट अटैक इसलिए आते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और महिलाएं हर चीज में फ्लेक्सिबल है। छोटी छोटी प्रॉब्लम में अडेप्ट भी हो जाती, चिड़चिड़ करती है मम्मी, वो बात अलग है। करे तू कहाँ मेरे जीवन में आ गया, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे पागल कर दिया, थोड़ा थोड़ा रोज ऐसा करती, पर वो अडेप्ट होती है। पुरुष अडेप्ट नहीं करता है, गए काम से। हाँ? क्या? तो डार्विन की थ्योरी लिखना है। ये सब कंपनी एक जमाने में बेहतरीन कंपनी थी, सब निपट गई भाई। गया बजाज, स्कूटर का है का स्कूटर कोई चलता ही नहीं स्कूटर, मर्फी का रेडियो, बीपीएल का टेलीविजन, ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन, नोकिया का मोबाइल फोन। नोकिया कैसा बेहतरीन था, ऐसा ब्रर, वाइब्रेशन पे रोको तो ऐसा ब्रर करके पास में आता था कि मालिक उठा लो किसी का फोन आया है। ऐसा नाच नाच के बोलता था ना, तुमको याद है? 1100 को वाइब्रेशन पे डाल के टेबल पे छोड़ दो, वो चलते हुए तुम्हारे पास आता था ब्रर। और ऐसा रिक्वेस्ट करता था कि मालिक उठाओ मेरे को, मेरे फोन आ रहा है। आज की तारीख में ऐसे फोन ही नहीं बनते, परंतु वो अडेप्ट नहीं हुआ। उसको लगता था मेरा वाइब्रेटिंग मोड बहुत अच्छा है, उसको लगता था कि सब स्नेक और मोबाइल में वो स्नेक वाला गेम खेलेंगे, तो आज खत्म। तो अपने को अडेप्ट करना पड़ेगा। जो टीचर बच्चों के साथ चलेगा वो टीचर नहीं। हाँ। तो जो बेनिफिट क्या है भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? एफ डी पी एल सी एफ डी रिविजन चल रहा है, सेट एफ का मतलब फ्रेमवर्क। अब सवाल आता है सर फ्रेमवर्क के अंदर क्या लिखना है? यार लिख देना फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, एक एक लाइन बना देना यार बेटा, इतना सारा लिखा हुआ एक रीडिंग मार लेना। डी से क्या लिखोगे? डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देता है। पी से क्या लिखोगे? प्रोएक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रीवियस पीरियड प्लान स्ट्रेटेजीज बनाता है, वही वर्ड अपन ने ले लिया। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? लॉन्जिविटी, पी एल लॉन्जिविटी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू सर्वाइव ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो गया लॉन्जिविटी। सी से क्या आता है? कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव में तो अपना वर्ड है बिजनेस, कॉम्पेरेटिव एडवांटेज देता है। फिर उसके बाद में एफ डी पी एल सी, एफ डी, एफ से फ्यूचरिस्टिक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विजन देता है अपने को। और फिर उसके बाद में डी से डिफेंस मैकेनिज्म, आपको सुरक्षा देता है दूसरों से। उसको कीवर्ड चाहिए, अंदर थोड़ा माल मसाला ऊपर नीचे भी हो तो, हाँ, समोसा समोसा दिखना चाहिए, अंदर आलू कम भी हो चलेगा, मटर नहीं हो चलेगा, कुछ थोड़ा बहुत डाल देना अपने हिसाब से, पर ऊपर से वो कवरिंग उसकी प्रॉपर समोसे जैसी। बोलो मंजू, इतना सब हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब आज का एपिसोड अब सुन रहे, स्ट्रैटेजिक मैन, और फिर बादल बनेगा, फिर इसका आंसर ड्राफ्ट करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस भी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम 1008 महाराज श्री राम नहीं है बेटा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस भी है, और इसके लिमिटेशंस वो हैं जो किसी भी गर्लफ्रेंड के लिमिटेशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गर्लफ्रेंड। तुम कॉमन सेंस से बताओ गर्लफ्रेंड के लिमिटेशन क्या होता है? करण बताएगा भाई, करण की गर्लफ्रेंड्स हैं, तो करण गर्लफ्रेंड की क्या लिमिटेशन है, क्या प्रॉब्लम है? जिनकी गर्लफ्रेंड है वो बताओ भाई, बोलो बोलो सजल, गर्लफ्रेंड की क्या लिमिटेशन है? सर गर्लफ्रेंड बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। वेरी गुड, कैसे पता तेरे को? अरे सर पता नहीं क्या क्या बोलती है, कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता है। शाबाश। और बताओ, और बताओ गर्लफ्रेंड की लिमिटेशन क्या है? क्या गर्लफ्रेंड ज्यादा खर्चा करवाती है? गर्ल्स
गर्लफ्रेंड ज्यादा खर्चा कराती नहीं, तुम तो मेरी अच्छी बच्चियां हो पढ़ने वाली, पर दुनिया में जो प्रजाति है गर्लफ्रेंड की वो खर्चा तो कराती है बेटा, इसलिए एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कॉस्टली है, ऐसे फोकट में नहीं होता, एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइम कंज्यूमिंग है क्या? हाँ देखो पीछे वाले भाई ने कितनी ईमानदारी से बोला, हाँ सर। गर्लफ्रेंड टाइम कंज्यूमिंग है, कितनी बार फोन करके पूछती आज तुमने मेरे को गुड नाइट नहीं बोला, मेरे टोना बाबू ने कान्या काया। तो अगर ऐसा सब करती तो अपना टाइम खराब होता ना बेटा, और दिमाग भी खराब होता है। सोना बाबू बेटा लेक्चर अटेंड करेगी, बाकी की बातचीत करे फालतू, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें समय लगता है स्ट्रेटेजीज बनाना, इंप्लीमेंट करना। और बताओ, अनसर्टन, वेरी गुड। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अनसर्टन है, तेरा तजुर्बा बोल रहा है बेटा, ये है ना। तो अनसर्टन है, कुछ भरोसा नहीं है कब क्या रिएक्ट करेगी वो। तो परफेक्ट बोला बच्चा तुमने। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन है, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है, क्या बोलूं भाई। क्या तुमको इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ पेस्टल याद आ गया? पिस्टल नहीं, पेस्टल। तो पी से क्या था याद करो, एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। तो राजनीति में तो कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, तो वो है। फिर ई से इकोनॉमी, इकोनॉमी देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊपर नीचे होती ना बेटा। एस से सोशल, त्योहार आते हैं, अब देखो अपन ने बीच में आधे घंटे का ब्रेक डाला कि भाई आरती करने के लिए सब बच्चे जाते हैं। विनय सर की बहुत इच्छा थी व्यवस्थित होना चाहिए था, मैं व्यवस्थित हो जाए। तो बताओ, ये सोशल एनवायरनमेंट ने चेंज कराना हमारे पढ़ाई का शेड्यूल, स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ती ना उसके लिए। फिर टी से टेक्नोलॉजिकल, अब यह डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन बच्चों को लेक्चर दिए जा रहे हैं, क्या ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है? लीगल, लीगल आता है, तुम जीएसटी पे करते हो, हम जीएसटी भरते हैं, ये लीगल एनवायरनमेंट है। और ई से इकोनॉमिक, तो ई से एनवायरमेंटल और एक ही इकोनॉमिक। एनवायरमेंटल, अब बेटा आंधी तूफान बारिश आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ती है। तो ये लिखो, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में पेस्टल। अपनी कॉपी में आओ बेटा, लिखो ए पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक। इतना सारा कंटेंट है कि तुम ऐसा मत सोचो बच्चों कि मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा क्या छोड़ूंगा, पर फटाफट छोटा छोटा करके ज्यादा लिखने जाएगा, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, टी से एल से लीगल, और ई एनवायरमेंट। सर मैं इसके अंदर क्या लिखूं, के अंदर क्या लिखने की जरूरत है, ये खुद कॉम्प्लेक्स के अंदर के पॉइंट है। तो अपन लिख देंगे भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशन है कि स्ट्रेटेजिक जो है वो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट से डील करना पड़ता है, और एनवायरनमेंट तो बार बार बदलता है, तो स्ट्रेटेजी भी बेटा बार बार बदलनी पड़ती है। हाँ, एक एक बार बोलते जाओ। पी से बोलो क्या है भाई, पॉलिटिकल। ई से क्या है बच्चों, इकोनॉमिक। एस से बोलो मेरे बेटा सोशल। टी से बोलो भाई टेक्नोलॉजिकल। एल से बोलो भाई लीगल। ई से बोलो बेटा एनवायरमेंटल, है ना। ऐसे करके अपन ने इसके सारे पॉइंट्स बना लिए भाई। अब चलो जी आगे, इसके साथ देखो अब क्या है। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। स्क्रॉल करो बेटा, आपके मोबाइल में नोट्स आ चुके हैं, करो बच्चों स्क्रॉल। बोलो सर। अब ये देखो इसमें एग्जांपल दिया ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बेटा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपन ने बनाए, पर एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ आपने चेंज नहीं करा तो वो व्हीकल आउटडेटेड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपन ने बनाए, एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लेक्स तेजी से चेंज हो रहा है। आजकल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा मतलब लोगों को पसंद तो है, परंतु आग लगने की खबर आ जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरी जो है वो खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद क्या अपने को फिर चेंज करना है, तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों? यस, स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम लगता है। इसके अंदर एक लाइन डाल देंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्ट्रेटेजीज विच आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अंदर अपन ने एक दो रीडिंग मार लो, अगर कुछ याद हो जाए याद हो जाए, नहीं याद हो जाए तो मन से लिखेंगे। अपने को तो वो
गर्लफ्रेंड वाली बात याद रखने की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो गर्लफ्रेंड की लिमिटेशन है वो एसएम की लिमिटेशन। क्या ये खर्चीला है? यस। तो फिर अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर? अपन लिखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स को सैलरी देनी पड़ती है, सैलरी नीड टू बी पेड टू देम, राइट। फिर अननोन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज। भाई साहब, आपका कॉम्पिटिटर क्या रिस्पॉन्स करेगा आपको थोड़ी पता, मेरे को थोड़ी पता है कि कॉम्पिटिटर क्या अगली चाल चलने वाला है बेटा। तो ये अननोन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज जो है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन है। मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाऊं और कॉम्पिटिटर ने कोई अलग रिस्पॉन्स दे दिया तो फिर ऐसी सिचुएशन में अननोन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज मतलब अवर कॉम्पिटिटर्स कैन रिएक्ट एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। और इसमें फिर एप्पल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये छोटे छोटे केस लॉस डाले हैं बेटा मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि एप्पल ने क्या करा है। एप्पल ने अपने आईफोन्स को ऐसा बना दिया कि बेटा वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएंगे, तो जैक वैक लगाने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया। तो बाकी भी सब ब्रांड्स को फिर ब्लूटूथ लेकर आना पड़ा, पर लाया कौन सबसे पहले था? एप्पल लेकर आया था। तो बीच में कॉर्ड लगाना, फिर खरखर की आवाज आना, वो सब कर दिया उसने। तो फिर अब कॉम्पिटिटर्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है क्योंकि एप्पल ने चेंज करा है ना। तो अब जरा रिपीट करो, क्या पॉइंट दिख रहा है तुमको? कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। कॉम्प्लेक्स में थोड़ा कोई सेंटेंस बोल के बताओ, क्या बोलोगे? एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट हैज पेस्टल, PESTLE, और पेस्टल को समझा देना। ई से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, ई से एनवायरनमेंट। क्यों रे बच्चा? अपने मोबाइल खोलो, अपने ग्रुप में जाओ बेटा, वहां पर नोट्स डले हुए हैं तो आप उसको देख सकते हो, पर अभी कॉपी में नोट मत करो, मैं बादल बनवाऊंगा फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है साहब। टी से क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग के अंदर क्या डालेंगे बेटा? अपन ये बोलेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स टाइम बिकॉज स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बी डेवलप्ड ओवरनाइट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में समय लगता है क्योंकि रणनीतियां कोई रातों रात तो बनती नहीं। ठीक है। कॉस्टली में क्या बोलोगे? स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स रिक्वायर हाई सैलरी एंड इंसेंटिव्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजर को काफी पैसा देना पड़ता है रणनीति बनाने के लिए। हाँ, ये टॉप लेवल के लोग होते हैं बेटा। अगर तुमको ये सब अच्छा लगता है तो कॉर्पोरेट लेवल पे तुम टॉप पे जाके स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। अननोन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज में क्या बोलोगे बच्चों? अननोन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज में आप बोलोगे कि स्ट्रेटेजीज हैव टू चेंज बिकॉज कॉम्पिटिटर कैन क्रिएट सम न्यू स्ट्रेटेजी। हमको रणनीति बनानी बदलनी पड़ सकती क्योंकि कॉम्पिटिटर कोई भी स्ट्रेटेजी बदलेगा, हमको भी अकॉर्डिंगली बदलनी पड़ती है। हाँ? चला जाए बच्चों, अब आओ इसका बादल बनाओ। देखो जी बादल कैसा बनेगा, एक बार आप चेक, और फिर उसके बाद का अंत। लो जी, ये रहा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा IMP क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। लिखो बच्चों, क्वेश्चन बनाओ। व्हाट इज SM? कल हमने बनाया था एक क्वेश्चन, जो कल नहीं थे हमारे साथ, वो लिखो बेटा। व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड लिमिटेशन? व्हाट इज SM? और बोलोगे तो हम क्लास में इसका एक आंसर भी अभी ड्राफ्ट करेंगे। व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड लिमिटेशन? चले भाई, लिखो। अब सबसे पहले देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में आओ बेटा। डेफिनेशन में मैंने 3 पॉइंट लिखे, पहले तुम बादल बनाओ फिर उसके नीचे हम आंसर ड्राफ्टिंग करेंगे। नहीं, करो पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाओ बच्चों। डेफिनेशन में क्या बोला भाई? विलियम ग्लुइक ने क्या बोला? विलियम ग्लुइक ने बोला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन। अभी मत लिखना, अभी से बादल बनाओ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस, है ना। डिसीजंस और एक्शन की स्ट्रीम का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है साहब। और दूसरा जो गधा बना हुआ है वो क्या है बेटा? विच हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। याद आ रहा है? वो हम बाद में लिखेंगे।
और फिर जो अपना गोला 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 बना हुआ है वो क्या बनेगा बेटा? फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। क्योंकि एग्जाम के पहले जब हम रिवीजन करने बैठेंगे तो हम वो पढ़ेंगे नहीं जो आप अभी लिखने वाले हो आंसर। हम तो सिर्फ ये बादल देख के जाएंगे क्योंकि पढ़ने का हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा। फिर हम क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है बेटा? वो तो सीएस से और आई तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं। पी से विजन है, ओ से ऑब्जेक्टिव है, सीएस से क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी है, आई से इम्प्लीमेंटेशन है, एम से मॉनिटरिंग, ई वैल्यूएशन है, कंट्रोल है। अब प्रोसेस ऑफ एसएम पे जाओगे क्योंकि भाई उनने पूछा है कि एसएम क्या है तो हमको प्रोसेस तो बताना पड़ेगा बेटा। तो प्रोसेस ऑफ एसएम पे जाएंगे। फिर बेनिफिट्स हैं। तो देखो डार्विन की थ्योरी लिखना बहुत जरूरी बेटा। बेनिफिट भाई क्या सबसे बड़ा फायदा है? डार्विन ने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो भाई जो सबसे फिटेस्ट वही सरवाइव करेगा। अब इसके बाद बेटा बेनिफिट्स को एफडी पीएलसी एफडी का बादल क्या है बच्चों? अपने शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे हमको आंसर याद रखना है। और डिस्क्रिप्शन इसके नीचे बनाना है। जो अभी मैं 9 मिनट का टाइम दूंगा सब बच्चे लिखना शुरू करेंगे। आपकी कॉपी में आके देखूंगा, हैंड होल्डिंग करूंगा कि तुम सही लिख रहे हो या गलत। फिर लिमिटेशन में जाओगे, क्या लिखोगे? लिमिटेशन के नीचे लिख दोगे गर्लफ्रेंड। फिर लिखोगे एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। उसके ब्रैकेट में छोटा सा ईवीज डाल दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एक लाइन लिख देंगे भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव टू चेंज एज पर द एनवायरमेंट। टाइम कंज्यूमिंग, छोटा सा लाइन एक डाल देंगे। जो भी हाथों हाथ डेमोन्स्ट्रेशन होगा ऑनलाइन वाले बच्चों, एक बार तो मेरे साथ जुड़े हो तो यस सर बोलो बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो तुम एक लाइन लिखोगे। टाइम कंज्यूमिंग नहीं लिख पाओगे तो मैं लिखवाऊंगा। कॉस्टली एक लाइन लिखोगे और अननोन कॉम्परेटिव रिस्पॉन्सेज में लाइन लिखोगे। चाहोगे तो एप्पल का एग्जांपल डाल देना, पर सिर्फ एप्पल नहीं लिखना है, समझाना है कि एप्पल हैज चेंज्ड रिप्लेस्ड जैक्स बाय ब्लूटूथ। एप्पल ने जो ऑडियो जैक्स थी उनको ब्लूटूथ से रिप्लेस करा। तो सभी कंपनी को करना पड़ा भाई, यही तो अननोन कॉम्परेटिव रिस्पॉन्स। अब मेरे ऊपर मेरे कुछ टीचर बोले सर अपन भी फीस रिफंड पॉलिसी करना ही नहीं। कॉपी थोड़ी करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएंगे। हम क्या स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए लेकर आए? 50% फीस अभी दो, 50% पास होने की। अब इसमें कितना कॉन्फिडेंस है कि चिंता मत करो, हम 50% डिस्काउंट पे तुम पढ़ा रहे। पर जिस दिन पास हो जाओ उस दिन 50% देना पड़ेगा। क्या है ये? अननोन कॉम्परेटिव रिस्क। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो और अपन स्ट्रेटेजीज कॉपी करें, पास नहीं रिफंड कर दो। आप कुछ क्रिएटिव सोचो। तो ये बच्चे को उलझाओगे बेटा 90% तेरी अटेंडेंस चाहिए, 90% टेस्ट तेरे पास होने चाहिए, पास होने क्राइटेरिया 70% हो। तो बच्चा शुरुआत में तुमको देख के चलो बोलेगा बढ़िया है, पर उसको समझ में आ जाएगा कि बेवकूफ बना रहे। इससे ज्यादा एथिकल तरीके से चलो। 50%, बाकी तुम पास हो जाओ। हमको भी लालच रहेगा, मेहनत करेंगे तुम्हारे साथ तुमको पास करा, तुमको भी अच्छा लगेगा। ये सब लाइव चीज बेटा। न केवल हम पढ़ रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, हम प्रैक्टिकल चीजों के साथ जोड़ के भी देख। अब चलो तुम्हारा टाइम शुरू होता है, 9 मिनट का समय है। 12:06 है, 12:15 तक तुम्हारा आंसर रेडी हो जाना है। फटाफट शुरू करो। सर कितने पेज में? एक पेज में समेट दे, कोई जरूरत नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ज्यादा लिखना है? ज्यादा भी लिखेगा, गलत लिखेगा, उसके नंबर काटेगा सामने वाला, तेरा टाइम खत्म हो जाएगा, पेपर ही पूरा नहीं होगा। फटाफट शुरू करो। अब जो ऊपर तुमको 3 लिखी हुई है उनको सेंटेंस में कन्वर्ट करो। तुम्हारे बीच में आके तुम्हारी कॉपी में झांक रहा हूँ, चिंता नहीं करना। तुम्हारे सपोर्ट में हूं मैं, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है पूछो।
सर इसको कैसा सेंटेंस बनाओ बोल के बताओ सर। सबसे पहले डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपन बढ़िया तीनों वर्ड को जोड़ दे बेटा। इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। मोबाइल फोन खुला रखो, मोबाइल फोन में नोट्स हैं तो स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, हाथ कॉपी में चलता रहे, मेरी आवाज भी चल रही है, जरूरत पड़े तो यूज करो, अपने आप डेफिनेशन बनाओ। उसमें विलियम ग्लुइक की कॉपी नोट्स में किए हुए हैं, वो मैंने अलग से लिखवाई है, तो उसमें तो विलियम ग्लुइक की डेफिनेशन। अब क्या लिखेंगे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम डिसीजंस एंड एक्शन। सर मेरे को इतनी टेक्निकल नहीं समझ में आती, सरल कर दे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अबाउट डिसीजन, ये लिख सकता है, ये लिख सकता हूँ सर। अब दूसरा क्या है? वो गधा बना हुआ है, गधा। गधा मतलब स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अबाउट डिसीजन विच। अब विच के साथ क्या वर्ड देना चाहता है बेटा? विच रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, या विच नीड्स फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, जो तेरे को ठीक लग रहा है। विच कॉल्स फॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, जो तेरा मन करे बेटा। कॉपी नहीं करना है नोट्स में से, ठीक है भाई। और फिर वो आखिरी में क्या देके रखा हुआ है? वो एक सर्कल बना हुआ है, so that objectives भी अचीव। लिखना मतलब सीखना तो पड़ेगा ना बेटा, आंसर कैसे लिखते हैं। डिक्टेशन देने में इजी लगेगा, पर फिर अपने आप खुद नहीं हो पाएगा ड्राफ्टिंग। और आगे बढ़ जाओ। अब तुमको प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझाना है, तो लिखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी स्टेप्स गिनो कितनी स्टेप्स हैं, तो उसके साथ एक बना दो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो तो सीए से आई तो मैकेनिकल इंजीनियर, 5 स्टेप इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। एग्जामिनर खुश होता है, कॉन्क्रीट बातें होती है। मैं बोलने के पहले बोलूं बेटा, मैं 3 महत्वपूर्ण बातें समझाने वाला हूं, 3 तो एकदम कनेक्ट होता है। 3 मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा, मजा नहीं आता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले लिखा अपन ने विजन। विजन के अंदर क्या लिखना है अभी जाने दे, जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एसएम पूछा था, उसने प्रोसेस नहीं पूछा। तो अब तुझे प्रोसेस को समझाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को देखने का नहीं तो प्रोसेस समझाने लग गए। मैं पूछा है तेरे से प्रोसेस, तो फिर प्रोसेस क्यों समझा रहा है? तो सर लिख क्यों रहे हो? इसलिए लिख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, उसकी 5 स्टेप्स है, उसको मत समझा। लिमिटेशन और बेनिफिट पूछा है तो उसको समझा देना। तेजी से हाथ चला बेटा, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हुए। ओ से लिख दे ऑब्जेक्टिव, सी एस से लिख दे क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी। नोट्स खुले रखो मोबाइल में अपने सामने, 1-2 दिन में बुक आ जाएगी तुम्हारे पास। आई से लिखो इम्प्लीमेंटेशन, एम ई सी को डिफाइन करो। एम से मॉनिटरिंग डेवलपमेंट, ई से इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, सी से कंट्रोलिंग डिविएशन। एम से मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स, ई से इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, सी से कंट्रोलिंग डिविएशन। अब तुरंत बाहर निकल बेटा वहां से। अब यहां से बेनिफिट्स का हेडिंग बना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बस हेडिंग बना दे बेनिफिट्स। अब उसके अंदर लिख बेटा, डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका सेंटेंस बना। बस ये जो करा ये तुमने स्टाइल सीख कि आंसर की ड्राफ्टिंग कैसे करना है। कुछ नहीं, बच्चों जैसी चीज अपन स्कूल के जमाने से करते आ रहे हैं। डार्विन में जाके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन
ने कहा है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब इसको समझाओ, मतलब क्या, मतलब क्या सर्वाइवल? दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को कैपिटल में कर दो। जो अच्छी अंग्रेजी लिख सकता है वो पूरे सेंटेंस बनाओ। दैट इज एबिलिटी टू अडेप्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वो अपनी वोकेबुलरी पे डिपेंड करता है, और अपनी ग्रामर, अपनी इंग्लिश कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई। अब एफ डी पी एल सी एफ डी के पॉइंट्स गिनो कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7। अगला हेडिंग, इट हैज 7 बेनिफिट्स। एग्जामिनर खुश होता है, अरे यार 7 बेनिफिट। सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी। अब घड़ी को देखना, यहाँ से तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, पेपर ही छूट जाएगा। अब देखो ज्यादा लिखने का स्कोप ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी। अब नहीं है टाइम 2 मिनट में आंसर खत्म करना है तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखो। अगर तुरंत दिमाग में कोई सेंटेंस बन रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करो, नहीं बन रहा है जाने दो, क्योंकि पेपर छूट जाएगा अब तो। डी से डिफेंस मैकेनिज्म, पी से प्रोएक्टिव, एल से लॉन्जिविटी, सी से कॉम्पिटिटिवनेस, एफ से फ्रेमवर्क, डी से डायरेक्शन। पेपर कंप्लीट करना जरूरी है। अब अगला हेडिंग बना दो लिमिटेशन। अब चूंकि वहां वर्ड्स लिखे हैं तो यहाँ वर्ड्स मत लिखे, यहाँ सेंटेंस बना दो। पहला लिखो, इट हैज 4 लिमिटेशन। एग्जामिनर खुश होता है, अरे वाह मैंने भी मॉड्यूल में 4 लिखे थे, बच्चा भी 4 लिख रहा है। एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब अपन ने वर्ड की जगह सेंटेंस बना दिया। अब 1 मिनट का समय और बचा है। सजाने गए कॉपी को तो पेपर छूटेगा। 2 पेपर कंप्लीट घंटे में, SMFM। दूसरा, स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्स टाइम, तो दूसरे वाले को सेंटेंस में ही डाल दिया अपन ने। तीसरा, स्ट्रैटेजिस्ट रिक्वायर्स हाई सैलरी, हेंस इट इज कॉस्टली। कॉस्टली वर्ड को समझा दिया। चौथा, कॉम्पिटिटर कैन गिव अननोन रिस्पॉन्सेस। प्रतिद्वंदी अननोन रिस्पॉन्स दे सकते। अरे बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, यत्ने हर्षित लिख रहे हो बच्चों आंसर्स, लिखते रहना बेटा, है ना, साथ साथ। और कनेक्टेड रहना बच्चों, इसलिए यस सर, नो सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर बोलते रहो, तो मुझे दिखोगे तुम। आई वुड बी एबल टू रिकलेक्ट। जब तुम मुझे कॉपी भेजोगे तो मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार बेटा हेलो करो तो दिखने लगो। एंड टाइम अप। तो अपने मन में क्या था कि अरे यार सर क्या लिखूं, और परिस्थिति ऐसी बनी कि क्या लिखूं क्या छोड़ूं, टाइम ही नहीं है हमारे पास एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज छोटा छोटा। अब घड़ी देख सकते हैं, हमने 9 मिनट खत्म हो चुके हैं, हम ओवर टाइम जोन में चल रहे, और एग्जामिनर तो पेपर छीन, हाँ, इसलिए ज्यादा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। पॉइंट में भी लिखें अगर आखिरी में समय आने पे तो भी चलता है। ऑल इंडिया रैंकर्स तो बोलते हैं हम लोग पहले पूरी कॉपी को सजा देते हैं, टाइटल हेडिंग सब हेडिंग, टाइटल हेडिंग सब हेडिंग, ऐसा, और फिर उसके अंदर जाके माल मसाला भरना शुरू करते हैं, क्योंकि समय ही नहीं बचता है। ऐसे हटाओ बच्चों स्क्रीन, तो अपने आप को ज्यादा लिखने से रोको बच्चों। क्लोज करो आंसर को। हो गया क्लोज। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आएगा। मैं 9 9 मिनट के स्लॉट लगाते जाऊं। सर ये 9 मिनट कहाँ से है? फर्स्ट डे का लेक्चर देखो बेटा, बादल बनाया हुआ है, उसमें टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में करना है आपको। है? हटाओ जी स्क्रीन, किसी के मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चा। अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ जा रहे हैं। आज के एपिसोड की अगली महत्वपूर्ण पेशकश है बच्चों, अब अच्छे से देखिए, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ये रहा बेटा हमारा अगला क्वेश्चन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट।
देखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक हिंदी इंग्लिश वर्ड से बना है इंटेंशन। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है जीवन में अपन जो भी काम करते हैं ना बेटा, उसके पीछे सबसे जरूरी होता है वाई। मुझे बहुत पसंद है वाई। मैथ्स में भी समझो, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते थे तो मैं तुमको बोलता था चैप्टर शुरू करो तो मेरे से पूछो क्यों पढ़ रहे हैं हम चैप्टर। वाई कोरिलेशन, वाई रिग्रेशन, वाई प्रोबेबिलिटी, वाई रेशियो प्रोपोर्शन, याद आ रहा है? तो वाई का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ये बताता है कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो हम क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अगर हम प्राइस कम कर रहे हैं तो क्यों प्राइस कर रहे हैं, हम रिफंड कर रहे हैं तो हम क्यों रिफंड कर रहे हैं, हम इसको ज्यादा प्राइस में बेच रहे हैं तो क्यों ज्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सबसे कोर पॉइंट होता है बेटा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इसी से सारी स्ट्रेटेजियां पैदा होती हैं। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ देखते रहना बेटा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है व्हाट दे वांट टू डू, क्या करना है कंपनी को, और मोर इंपॉर्टेंट होता है व्हाई दे वांट टू डू। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बन रहे हो ये पता तुमको होना बहुत जरूरी है बेटा। सर अगर मैं बोलूं कि मैं इसलिए बन रहा हूं क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता हूं तो तू गलत लाइन में। पैसा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके बैठे बैठे कमा सकते हैं। स्टॉक्स और शेयर्स, अभी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मैं बता देता हूँ कौन सी स्क्रिप्ट खरीदना है, तो बैठे बैठे पैसा कमा लेगा। एक जिंदगी मिली है बेटा, उसमें तू ये इसलिए कर रहे है क्योंकि पैसा कमाने। फिर रोज सुबह उठ के बिस्तर से जंप मार के ऑफिस जाने का तेरा अंदर से किक कैसे डेवलप होगा। मैंने इंजीनियरिंग करा, मजा नहीं आया मेरे को करके। मैंने एमबीए करा, मजा नहीं आया काम करके। मैंने मार्केटिंग करी, मजा नहीं आया। तो मेरे को वाई मिल गया जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला बच्चों को। ऐसे इत्तेफाक से दो बच्चे घूमते फिरते आ गए, सर सीए पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा मेरे को सीए का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, क्या पढ़ाऊंगा मैं। बोले सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैंने कहा चल छोड़, तू तो बता क्या पढ़ना है। बोले सर मैथ्स। मैंने कहा ले आ, पढ़ाने लगा। मैंने बहुत मजा आ रहा है, मेरे को वाई मिल गया बेटा। और वाई मिल गया जब मुझे मजा आने लगा पढ़ाने में, तो बच्चों को भी पढ़ने में मजा आने लगा। फिर उसके बाद नाम पैसा इज्जत सब आते। तो अगर बेटा इसलिए सीए कर रहे हैं कि पैसा कमाना है तो फिर तो मजा नहीं आएगा। हो सकता है तू क्लाइंट के साथ बैठे और चिड़चिड़ करे क्योंकि तेरे को प्रॉब्लम सुनकर उसका सोल्यूशन देने में मजा ही नहीं आता है। तुझे तो पैसा कमाने में मजा आता है। तुझे तो ये चेक करना होता है अपनी सेक्रेटरी से कि इसकी पेमेंट आई कि नहीं आई। फिर तो तू अपनी लाइफ के साथ बहुत गलत कर। पर अगर इसलिए कर रहा है सीए क्योंकि तुझे मजा आता है कॉमर्स में, तुझे बिजनेस में मजा आता है, तुझे फाइनेंस में मजा आता है, तुझे इन्वेस्टमेंट और कॉस्टिंग में मजा आता है, तो तू बहुत सही। इसलिए पूरे लाइफ का बेसिक है वाई। हम क्या कर रहे हैं व्हाट बहुत अच्छी बात है, पर हम क्यों कर रहे हैं वो, दैट इज व्हाट आया। अब देखो सर ऐसी फिलोसफिकल बातें आप करते हो। अरे बहुत अच्छा बोला, क्या वर्ड बोला तूने, फिलोसफिकल। देख अपना मॉड्यूल बोल रहा है स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ फिलोसफिकल बेस। ये फिलोसफिकल बात ही है स्ट्रेटेजिक इंटेंट की। जो तुम जीवन में कर रहे हो वो तुम क्यों कर रहे हो, इट इज फिलोसफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अगर बेटा तू ये वर्ड लिख के आएगा तो एग्जामिनर नंबर देगा ना बेटा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, ये फिलोसफिकल बेस है। ये बताता है जो तुम कर रहे हो वो तुम क्यों कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है सर, यस। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया। सर मैं वन भूल गया। वन था प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। टू, टू अभी तूने लिखा है बेटा, कौन सा, लिमिटेशंस और बेनिफिट्स। रोज एक आंसर लिखेंगे क्लास में। और फिर उसके बाद अब ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर समझ गया। हर चैप्टर के 5 आईएमपी क्वेश्चन दोगे सर? यस। 5 चैप्टर के अंदर आखिरी में 10 मिलेंगे, तो ऐसे 35-40 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल मिला के, 40 तो मानो। और उनमें से आपको आईएमपी पेपर वहीं से बने। स्ट्रेटेजिक इंटेंट बताता है भाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन फ्यूचर। भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन क्या पाना चाहती है। व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव और स्टैंड फॉर। ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्राइव करती है, वो क्या स्टैंड करती। क्योंकि देख बेटा, अगर अपना वाई सही हुआ ना तो अपने को दुनिया में कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे को 25 साल पढ़ाते हुए लगे, पर ऐसा लगता है कल की बात है। इतना फ्रेश, इतना एनर्जेटिक और इतना मजे में फील करता हूँ। इसलिए कि नहीं मैंने पैसा कमाया, इसलिए कि मेरे को तुम लोगों के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा वाई उसके साथ अलाइन कर दिया मैंने। मैं बच्चों के साथ में रहता हूँ, मैं बच्चों जैसा रहता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारे साथ में। और फिर तुम, जब मजा आता है तो तुम मुझे मेरी मेहनत का पैसा देते हो, जिससे ग्रोथ भी होती है। तो लाइफ में अगर तुमने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना दिया ना दोस्तों, तुमको मजा आ जाएगा। ऐसी ब्लेस्ड लाइफ रहेगी। आई अगेन रिपीट, तुमको अपने पैशन को
अपना प्रोफेशन बनाना है। सर मैं सीओ लाइन के अंदर आ गया हूँ, मेरे को कोई पैशन नहीं, कैसी बात कर। फैक्ट्री पे तुम जाओगे ऑडिट करने के लिए, तुमको मजा आएगा? वहां मजा नहीं आएगा तो तुम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में तुम काम करोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्मिथ सर पढ़ा रहे मुंबई से आके तुमको, जहाँ अलग लेवल पर सोच को वो दिखा रहे, मजा कैसे नहीं आएगा? भंडारी सर ऑडिट पढ़ाएंगे, हो सकता है तेरे को ऑडिट के अंदर वो लगे कि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है। विनय सर अकाउंट पढ़ाए, उसमें हो सकता है। विवेक सर टैक्स पढ़ाए, उसमें हो सकता है। मैं एसएम पढ़ाऊं, हो सकता है तेरे को एसएम से कनेक्शन मिले। इसी बात कर रहे हैं बेटा, तेरे को वाई कैसे? इतने सारे सब्जेक्ट से कोई ना कोई सब्जेक्ट तेरा पैशन बनेगा, उसी को तुझे प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, वहीं से तेरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट शुरू। ठीक है सर। अब देख बेटा, इससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन बनती है यार। अपने को कोई हिला नहीं सकता है, मेरे को कोई हिला सकता है क्या? कितने ही कॉम्पिटिटर आ जाए, कितने ही आ जाए, मेरा लर्निंग कर्व एडवांटेज इतना तगड़ा हो गया, और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ बच्चों के साथ, मेरे को कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि वाई के साथ अलाइन हो गया। विजन और मिशन स्टेटमेंट बनते हैं, देखो ध्यान से वर्ड आ रहे हैं, विजन और मिशन कॉर्पोरेट लेवल पर, और बिजनेस मॉडल तैयार होता है। अब ये डायग्राम तुमने याद कर लिया तो समझो तुम्हारा आंसर तैयार। यहां पर मैं एक एक लाइन लिखवा दूंगा, तुम मत फिक्र करो कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इससे तैयार होता है तुम्हारा वैल्यू सिस्टम। सिर्फ अच्छे से देखो, प्लीज मत लिखना, बहुत आनंद आने वाला है, ध्यान से सुनना। अंदर के कंटेंट आ जाएंगे, ढेर कंटेंट आएगा, तुम उसकी फिक्र मत करना। पहले अपन चेक करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है वो वाई, कि जो तुम काम कर रहे हो वो तुम क्यों कर रहे हो। विजन का मतलब होता है तुम किधर जा रहे हो, वेयर आर वी गोइंग। प्लीज मत लिखना ना बेटा, मैं लिखवाऊंगा, वेयर आर वी गोइंग, हम किधर जा रहे हैं ये काम करके। मिशन का मतलब होता है हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम कौन है और हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, और हमारे होने से क्या सोसाइटी को कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हम स्पेसिफिक क्या काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक हम क्या काम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। स्पेसिफिक हम काम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक। और गोल्स होते हैं जो हमारे जनरल टारगेट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं गोल्स। और वैल्यू सिस्टम होता है बेटा, जो हम एक्चुअली में अपने आजू बाजू एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, ये होता है वैल्यू सिस्टम। तो तुम ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल देता हूँ, फिर कॉर्पोरेट एग्जांपल ले जाऊंगा, अभी लिखना मत। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, डायरेक्शन आप क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे को पढ़ाने में मजा आता है। पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हो? अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत में पढ़ाता था। पर पैसा तो सबको चाहिए, पर पैसा उस काम से कमाना है जिस काम को करने में हमको मजा आता है। क्या तुमने ये जापानीज वर्ड इकिगाई सुना है कभी? कितने वर्ड बच्चों ने इकिगाई वर्ड सुना है? वेरी गुड। जापानीज लोग बोलते हैं इकिगाई का मतलब होता है सुबह बिस्तर से जंप मार के उठने की इच्छा होनी चाहिए। पर वो तभी होता है जब जो तुमको आता है वही दुनिया को भाता है, और वही तुम्हारा कस्टमर तुमसे चाहता है वापस। जो तुमको आता है वही, जो तुमको आता है वही तुम्हारा कस्टमर तुमसे चाहता है, और तुमको यही काम करने में आता है, वो तुम्हारा इकिगाई होता है। तो भाई मैंने वाई बना, भाई क्या है सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, सुबह से शाम कहाँ हो जाती मुझे पता ही नहीं चलता है, कहाँ 25 साल निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा सर आपका विजन क्या है? मैं पढ़ाने में एक ऐसे लेवल पे जाना चाहता हूँ कि मैं पूरे इंडिया को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इंडिया को मैथ्स इजी करके पढ़ाना चाहता हूँ, मैं उनको मैनेजमेंट लाइफ से जोड़ के दिखाना चाहता हूँ। सर मिशन क्या है आपका? यही मेरा मिशन है लाइफ का। मिशन मतलब सोसाइटी में मेरे को इससे लोगों को फायदा पहुंचाना है, जो मुझे काम बहुत आसानी से करना आता है। इजी करके मैथ्स पढ़ाना है, इजी करके मैनेजमेंट को कोरिलेट कराना है, लोगों को करोड़पति बनाना है सोसाइटी से। सर आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक? मैं आने वाले 5 साल के अंदर पैन इंडिया के अंदर अपने लेक्चर्स देखता हूँ, 5 साल स्पेसिफिक। सर आपका गोल क्या है? मैं चाहता हूँ, आई वांट टू बी हैप्पी एंड आई वांट टू मेक पीपल अराउंड माई सेल्फ हैप्पी। मैं बहुत खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे आजू बाजू खुशियां होनी चाहिए। सर आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? यही मेरा वैल्यू।
अब अगर इस स्कोर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो वो तो गजब जाएगी। अब मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, रतन टाटा की बात कर, रतन टाटा का स्ट्रेटेजिक इंटेंट, वो तो देश छोड़ के, रतन टाटा के पूर्वज जमशेद जी टाटा, वो तो देश छोड़ के जा रहे थे बेटा। उनको उस जहाज में स्वामी विवेकानंद मिले जिस जहाज में वो देश छोड़ के जा रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी उनसे बातचीत करी, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जा रहे थे भाषण देने के लिए, वैसा उनका ब्रेन वॉश करा कि लौट के वापस आ गए। तो उनको मकसद दिया कि यार अपने देश का व्यक्ति बाहर जाकर इंडस्ट्री खोलेगा तो अपना देश आगे कैसे बढ़ेगा। जमशेद जी टाटा ने टाटा नगर बनाया जिसको अपन जमशेदपुर बोलते हैं। तो वाई मिला, विजन था पूरे दुनिया में टाटा के प्रोडक्ट जाएं, मिशन था, आज अस्पताल, आज सड़कें, कितनी सारी चीजें सोसाइटी के लिए करी। मिशन किसकी बात करता है? मिशन सोसाइटी की बात करता है। मिशन किसकी बात करता है बेटा? सोसाइटी की बात करता है। अपन तो अपने लिए कमा लेंगे ना ऑब्जेक्टिव और गोल से, पर सोसाइटी को भी तो कुछ मिलना चाहिए अपने से। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव था कि टाटा ने 100 कंपनी बनाई स्पेसिफिक फला फला तारीख तक। गोल क्या था? टाटा के प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, चीटिंग नहीं करते। क्या है उनका वैल्यू सिस्टम? यही सब कुछ। बोलो आया तो कितना आसान। कोई भी कंपनी फॉर्मेशन कैसी होती है ये तो विजय माखीजा सर आपको सिखा देंगे, सीएस में गगन मैम ने आपको सिखा दिया होगा। ये कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी फॉर्मेशन होता है। मैं तुमको उसके अंदर का मैनेजमेंट बता कि वो शुरू होगा वाई से बेटा। तेरी कंपनी तेरा रिफ्लेक्शन होगी, फिर वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट बनेगा, सबसे पहले तेरा सपना पूरा करेगा, विजन। फिर उससे मिशन सोसाइटी को क्या मिल रहा है, फिर उससे तुझे क्या मिल रहा है, वो तेरा ऑब्जेक्टिव और गोल होगा। जो स्पेसिफिक होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो जनरल होगा वो गोल होगा। और फिर उसके बाद उससे तेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट होगा। हम दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा रिफ्लेक्शन होगा हमारे वैल्यूज। क्या ये आया बेटा? अब तुम अपनी कॉपी में आओ। आओ बच्चों 1 मिनट के लिए। और इस तरह का चित्र अभी तुम्हारे पास में नहीं है क्योंकि तुम्हारे हाथ में अभी नोट्स नहीं है, ना तो वही लिखवा देता, पर कोई बात नहीं, कॉपी में तो लिख सकते। ये आईएमपी तुम्हारा बन जाओ। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाओ, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचवा रेक्टेंगल बना देना। 1, 2, 4। माता जी जय जय। ये डायग्राम हो गया तुम्हारा। विजन पूछे तो भी साला यही डायग्राम बनाना है, मिशन पूछे तो भी यही बनाना है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट पूछे तो भी यही बनाना, ऑब्जेक्टिव पूछे तो भी यही, गोल भी ये पूछे तो यही, वैल्यू सिस्टम तो ये। तो भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट डायग्राम बन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में सिर्फ वाई लिखना है, हम क्यों करते हैं जो हम काम करते हैं। विजन में वेयर आर वी नाउ एंड वेयर आर वी गोइंग, हम आज कहाँ हैं और हम किधर जा रहे हैं, ये विजन है बेटा। मिशन के नीचे सोसाइटी लिख दे, समाज लिख दे, जो तेरे को अच्छा लगे। थोड़ा हिंदी लिख, थोड़ा इंग्लिश लिख, अच्छा याद रहता है। हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम कौन है और हम क्या करते हैं। ऑब्जेक्टिव बेटा स्पेसिफिक होते हैं यार राजा, एकदम ठोस होते हैं। भाई मैं सितंबर 2024 में स्ट्रेटेजिक 25 में एसएम का एग्जाम देने जा रहा हूँ स्पेसिफिक। नहीं नहीं सर मैं जनवरी 26 दूंगा, नहीं नहीं सर मैं 26 दूंगा। कितने बच्चे आप में से बेटा सितंबर 25 का एग्जाम देंगे? कोई नहीं। कितने बच्चे आप में से जनवरी 26 का एग्जाम देंगे? हाथ ऊपर हुआ। कितने बच्चे आप में से मई 26 का एग्जाम देंगे? मेजॉरिटी ने हाथ ऊपर करा। कितने लोग सितंबर 26 का एग्जाम देंगे? अभी कोई नहीं है। एसएम वाला। तो ये जो मैंने बोला ये क्या है? ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। सर हम एग्जाम में पास होना चाहते हैं, ये तेरा गोल है एक जनरल। सर मैं ऐसा सीए बनूंगा जो 100 करोड़ कमाएगा, ये तेरा ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक है ये। सर मैं बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, ये गोल है तेरा, जनरल बोला तुमने।
वैल्यू क्या होता है? डीप रूटेड प्रिंसिपल। तब बेटी की शादी करेंगे, दहेज नहीं दे पाएंगे, माफ कीजिएगा, करोड़पति लोग हैं, पर दहेज देना मेरी बेटी का अपमान है। पढ़ा लिखा के उसको सीए बनाया है, योग्य है, घर का ख्याल रखेगी, सबको प्रेम से बांध के रखेगी, पर आप पैसे मांगकर मेरी बेटी का अपमान मत करो। ये डीप रूटेड प्रिंसिपल है भाई साहब, यहां कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। दहेज नहीं दिया जाएगा मतलब नहीं दिया जाएगा। हम स्वेच्छा से जो दे दें वो बात अलग है, और तुम दहेज अगर चाह रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। जो चीजें नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल होती, जिस पर हम बात करना ही उचित नहीं समझते, वो डीप रूटेड बरगद की जड़ें जो होती हैं, उन प्रिंसिपल्स को बोलते हैं वैल्यूज। आया? शराब नहीं पिएंगे वीर जी मतलब नहीं पिए, खेल खत्म। डीप रूटेड प्रिंसिपल। आगे बढ़ो। क्या ये हटाऊं बेटा? अब बात, अब हम आगे जाते हैं। बहुत इजी है इससे, तुम चिंता मत करो, आसानी से काम हो जाएगा। डीप रूटेड प्रिंसिपल, भाई सिद्धांत जिनसे कोई समझौता नहीं। कोई एक ऐसा था ना यार, बाहुबली पिक्चर में था, जहां पर बाहुबली गुस्से में आके गर्दन ही काट देता है दरबार के अंदर। कोई पॉइंट था ऐसा, मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या बोलता है वो, कोई चीज, गला काट देता है यार। हाँ, कुछ कुछ वो फीमेल को इंसल्ट करता है या कुछ करता है, कुछ ऐसा। हाँ। कुछ वो लड़की के साथ कुछ अपमानजनक करने की बात करता है या करता है, तो ये तो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है ना, गर्दन ही काट दी। समझाया नहीं कि भाई साहब प्लीज अगली बार से थोड़ा देख लेना यार अपने हिसाब से, है ना? तो डीप रूटेड प्रिंसिपल। चलो अब आगे बढ़ो, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब थोड़ा फोकस करना। विजन क्या है? विजन कंपनी का ब्लूप्रिंट होता है। कंपनी की फ्यूचर पोजीशन का क्या होता है? विजन ब्लूप्रिंट होता है। भविष्य में जो कंपनी का ब्लूप्रिंट होगा वो विजन होता है। ये मैनेजमेंट की एस्पिरेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में बनना चाहेगी वो विजन होता है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, व्हाट कैन बी वर्स देन लूजिंग एन आई साइट? अपनी आंखें खो देने से और बुरा क्या होगा? स्वामी जी ने बोला, लूजिंग विजन। देख बेटा बात समझ, विजन का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी आंखें बंद है ना, पर ऐसे में मुझे पता है कि स्टेज कब खत्म होगा, अब मुझे कदम नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो है इसका नाम है विजन। तो आंखें बंद भी हो तो भी आपको समझ में आता है कि यार क्या गड़बड़ी हो सकती है, उसका नाम विजन होता है। आई साइट अलग है और विजन अलग होता है। ठीक है साहब। मिशन क्या होता है? मिशन फर्म का धंधा है ना बेटा, फर्म का बिजनेस है, पर बिजनेस पैसे के लिए नहीं। पैसे के लिए जो करेंगे वो ऑब्जेक्टिव होगा, चिंता मत करो, परंतु सोसाइटी को भी कोई बेनिफिट होना चाहिए ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये सोसाइटी वर्ड आ रहा है। तो देखो सोसाइटी वर्ड को मैंने हाईलाइट करा, वहीं पे लिखवाया था सोसाइटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे किसी को फायदा होना चाहिए। फिर एक सिंपल चाय वाला है बेटा, चाय बनाता है, चाय पोहा बनाता है, उसको अपना घर चलाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है मेरे को हर दिन गल्ले से 500 रुपए तो मिलने चाहिए, नहीं नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ। पर अच्छे पोहे बनाना है, अच्छे चाय बनाना है ताकि सामने वाले को फायदा हो सके, वो उसका मिशन है ना। कोई उससे सेव मांगे तो यूं नहीं कि यार सेव नहीं देना, चल ले ले भाई और ले ले, तेरे को खुशी होनी, वो उसका मिशन है, वो खुश होकर कस्टमर जाना। पर पैसे पूरे लूंगा भैया, मेरे को घर भी चलाना है, पैसे मेरे को पूरे। अब आगे देखो बेटा, फिर उसके बाद में कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, उसकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, कस्टमर का फोकस और सोसाइटी में रोल क्या है उसका, ये मिशन हो गया। गोल्स बेटा देखो एंड रिजल्ट होते हैं, पर जो स्पेसिफिक होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो जनरल होते हैं वो क्या होते हैं? गोल। मेरे को एग्जाम पास करनी है, तुम्हारा गोल है कि ऑब्जेक्टिव है? एग्जाम पास करनी है, गोल है कि ऑब्जेक्टिव है? गोल। परंतु मेरे को एग्जाम ऑल इंडिया रैंक से पास करनी है और भी 10 के अंदर आनी चाहिए, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। आया? तो अब लाइन को पढ़ो, गोल्स आर एंड रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। टाइम बेस्ड होना चाहिए,
इस तारीख तक, इस समय तक इतने करोड़ रुपए मेरे को कमाने। ये हो जाएगा भाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब बेटा चौथा वाला पॉइंट देखो, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द पर्पस। स्ट्रेटेजिक इंटेंट वो पर्पस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करती है, और वैल्यू सिस्टम वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के डीप रूटेड प्रिंसिपल होते हैं। भूलना नहीं, वैल्यू सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के डीप रूटेड प्रिंसिपल्स हो। अब बच्चा लोग एक एक को गहराई से समझ। क्या बेटा? क्या बेटा? ये ब्लैक कलर से जो लिखा है, हाँ वापस से, स्ट्रेटेजिक इंटेंट पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का। वैल्यू जो है वो ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन है। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो उसका ओनर है वो नहीं भी रहेगा जिंदा तो भी वैल्यू जिंदा रहेगी। अब ऐसे वर्ड्स अगर लिखो तो मजा ही आ जाए बेटा। अब इस पे मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं बनाता हूं कि भाई कोई बच्चे को याद रहेगा, कोई को नहीं याद रहेगा, तो एक रीडिंग मारना है अपने को नोट्स की, उसमें से याद रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आंसर में लेवल बनेगा बेटा। और इस सिचुएशन के अंदर ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जो हमेशा विद्यमान रहे। बताओ, रतन टाटा नहीं रहे दुनिया में तो भी क्या उनके सिद्धांत तो हैं? क्या तुमको पता है जब 26/11 आतंकवादी हमला हुआ तो वहां पर जितने लोग मारे गए थे, चपरासी से लेकर टॉप लेवल तक, टॉप लेवल वाले व्यक्ति को 7 करोड़ रुपए दिए, तो चपरासी को भी 7 करोड़ रुपए दिए। इसलिए कि भैया परिवार के अंदर चपरासी की जान की कीमत भी उतनी होनी चाहिए जितना हमारे जनरल मैनेजर के परिवार में उसकी जान की कीमत। ऐसा आज की तारीख में कौन करता? ऐसा एक आदमी करता था जिसका नाम था रतन टाटा। तो रतन टाटा नहीं भी रहे तो भी डीप रूटेड प्रिंसिपल्स उनके आज भी है। वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब हमेशा विद्यमान रहे। हाँ? और देखो बेटा, अब यहां से चलते हैं। अब इस विजन को अच्छे से पढ़ो, स्क्रीन पे जो तुम्हारे सामने, और उसको पूरा पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो तो पूरा पैराग्राफ पढ़ो। जो बच्चे को पूरे पैराग्राफ में दिक्कत आती, रेड कलर के वर्ड्स पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए छांट के लाया हूं जो वर्ड है। और फिर नीचे हेनरी फोर्ड का एक केस है जो अपन देखेंगे। चले बच्चा, विजन क्या है? मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है। उसके साइड में मैंने कुछ पिक्चर्स भी बनाए बेटा जिससे कि तुमको कनेक्शन मिले। मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है सर, ये मैं लिखूं वर्ड, मजा आ जाएगा यार। अभी अपन आंसर ड्राफ्ट करेंगे, चिंता मत कर। ये मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है। विजन बताता है वेयर आर वी गोइंग, हम किधर जा रहे हैं। ये लाइन तो भूलना ही नहीं, ये बहुत काम की लाइन है। वेयर आर वी गोइंग, हम किधर जा रहे हैं। इज इट मेकिंग अ गुड बिजनेस सेंस, इससे धंधा बनता है कि नहीं बनता है, बढ़िया है। हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की दिशा मिलेगी, मंजूर है। इससे एक स्ट्रेटेजिक पाथ तैयार होगा, रास्ता तैयार होगा, बढ़िया है। और उसके साथ में बेटा ये हमेशा फ्यूचर की बात करे। अब इनमें से 3 चीजें तो मत ही भूलना। विजन मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है, प्रबंध की अपेक्षा है। ये बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इट टेल्स वेयर आर वी गोइंग एंड इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। 3 वर्ड्स रिपीट करो मेरे साथ। विजन क्या है? मैनेजमेंट का एस्पिरेशन बोलना पड़ेगा। विजन क्या है बेटा? मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है। दूसरा ये क्या बताता है? वेयर आर वी गोइंग, हम किधर जा रहे हैं। और तीसरा ये क्या करता है? हाँ, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो कुछ चीजें होंगी जो प्लीज लिखना, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है, हम किधर जा रहे हैं बताएगा, और विजन फ्यूचर ओरिएंटेड है। और एक हाईलाइटर खरीद लेना, और जैसे जैसे मैं हाईलाइट करते जाऊं वैसे वैसे तुम हाईलाइट कर, उसमें क्या। और फिर कॉपी में उसका आंसर ट्रांसफर कर देंगे सरल भाषा के। अब हेनरी फोर्ड का नीचे जो केस दिया हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूँ आपको। हेनरी फोर्ड का सपना था कि हर गैरेज में गाड़ी हेनरी फोर्ड की होनी चाहिए। तो उसका सपना इतना पावरफुल रहा कि एक समय आया जहां पर हर गैरेज के अंदर फोर्ड की गाड़ियां हुआ करती। तो एक विजन देना पड़ता है अपने को कि अरे विजन अपना ये है कि अपने को पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाना है, पूरे इंडिया को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाना है। तो ये विजन जो होगा, ये विजन मेरे को मिशन की तरफ लेके जाएगा। मिशन मेरे को ऑब्जेक्टिव और गोल पूरे करवाएगा, और उससे एक वैल्यू। तो देख अंदर से क्या है अपने को, भाई साहब आई एम कोर टीचर, मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ाने में। तो ये आपका इंटेंट है। इससे क्या है, सपना बनाओ पूरे इंडिया को पढ़ाना है। उससे क्या है, मिशन बनाओ
कि सबको फायदा होना चाहिए। भैया फिजिक्स वाला ने मार्केट कैसे डिसरप्ट करा। अलक पांडे 500 रुपए पहले फ्री में पढ़ाना शुरू करा, लोगों ने सारी कोचिंग क्लासेस में पैसा भर दिया, पर फिजिक्स समझ में ही नहीं आता था। अलक पांडे ने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करे, कब? कोरोना काल में, और फ्री में लेक्चर डाले। लोग घर पे बैठे हुए थे, मैं बोला अरे यार फ्री में लेक्चर मिल रहा है, देख लो। लाखों रुपए की फीस भरने के बाद भी वो लेक्चर देखते। फिर उन्होंने 500 रुपए चार्ज करे, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाना शुरू करी। आज भी पूरा मार्केट डिसरप्ट करके रखा है कि नहीं फिजिक्स वाला ने। 5,000 रुपए में कोर्स ही दे देता है। फिर उसको इन्वेस्टर मिल गए, इन्वेस्टर ने फंडिंग देना शुरू करी। बोले भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरे को कितने पैसे चाहिए? मेरे को इतने करोड़ रुपए चाहिए। कॉम्पिटिटर ने उसको खरीदने की कोशिश करी, अलक पांडे को कुछ 20 करोड़ 25 करोड़ का पैकेज मिला था। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं बेचूंगा अपने आप को, मैं तो फ्री में पढ़ाऊंगा। और लो 4,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके फिजिक्स वाला। हे भगवान, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा मेरे को लगता है इसको पढ़ के यार। तुम खुद समझो ना, ये देखो, तुमको अगर हंसी आ रही है तो तुम अलग पांडे को डालो यार। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, वाई बहुत बड़ा काम करना है। 500 रुपए से पढ़ाने वाला व्यक्ति और 4,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रहा है। वाई? क्यों? बड़ा काम करना है। विजन क्या है? आईपीओ लेकर आना है। मिशन क्या है? समाज को फायदा होना चाहिए। हो ही रहा है। 5,000 10,000 20,000 में कोर्स दे रहे। अब वो जैसे भी कोर्स हो, अच्छे बुरे हो, जाने दो भाई, काम तो हो रहा है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है भाई इस पर्टिकुलर साल तक इतने की कंपनी बनाऊंगा। गोल क्या है? गोल है कि मैं एजुकेशन को एक अलग आयाम पे लेके जाऊंगा। वैल्यू सिस्टम क्या है? यही हमारा वैल्यू, डीप रूटेड प्रिंसिपल की कंपनी बनती है यार बेटा। समझ रहे हो बच्चों? तो एक सपना तुम भी देखो यार कोई बढ़िया, और उसको लेकर एक कंपनी बनाओ यार बेटा। तो हेनरी फोर्ड का एक छोटा सा केस डाल। भाई हेनरी फोर्ड का सपना था कि हर गैरेज में कार होनी चाहिए, और हर गैरेज में कार होनी चाहिए। और ये उसको फोर्ड को अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी। 3 वर्ड जो याद रखने पड़ेंगे, जो भूलेगा नहीं बच्चा। ये मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है, ये बताता है हम किधर जा रहे हैं, और ये हमेशा। और तुमको लगता है कि नहीं सर बड़े बड़े सेंटेंस से हमको दिक्कत आती है, तो वर्ड पे चल और इजी कर। मैनेजमेंट एस्पिरेशन याद रहेगा, याद रहेगा। वेयर वर्ड याद रहेगा, याद रहेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड याद रहेगा। कल खत्म कर, हो गया तेरा आंसर तैयार। विजन इज मैनेजमेंट एस्पिरेशन विच टेल्स वेयर द कंपनी इज गोइंग एंड इज फ्यूचर ओरिएंटेड। कोई माई का लाल तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता। तुमने मॉड्यूल लिखा है और उसमें से काम की 3 वर्ड ले ली, क्योंकि भाई पूरा हमसे याद नहीं होता, क्योंकि थ्योरी हमारा फोर्टे नहीं है। हम तो न्यूमेरिकल पे काम करने वाले बच्चे, और जिसका थ्योरी फोर्ट है वो पूरा याद करके लिख। आगे बढ़ जाओ। एप्पल, HDFC, अलग अलग कंपनी के विजन देके रखे, जो आपको एक रीडिंग मारोगे तो समझ में आएगा। पर अब बहुत काम की चीज, मेरे को पता है एग्जामिनर क्या पूछ। परसों से मैं इसके पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, परसों से। तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से स्ट्रेटेजिक का से कनेक्शन मेरा है, पढ़ा रहा हूँ तब से, देख रहा हूँ क्या क्या चेंजेस आए उन्होंने, उसको ये बहुत पसंद। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? और कितने एलिमेंट्स हैं? 4 ऐसे। इसको एलिमेंट्स करके भी पूछता है बेटा, कभी कभी वो इसको एसेंशियल करके भी पूछता है। अब इन 4 एलिमेंट को हम एक कहानी में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत इजी लगेगा। जो पूरा रीडिंग मार सकता है पूरा रीडिंग मारो, जिसको नहीं लगता है कि मैं पूरी रीडिंग मार सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी को फ्यूचर के लिए तैयार करता है विजन। ये इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप है। एलन मस्क पागल थोड़ी है जो बोलता है भैया मैं मार्स पे लोगों को ठहरवा दूंगा, तो मार्स पे ठहरा दूंगा। ये इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप है। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, इंटेलिजेंट बुद्धिमानी से एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसको इन्वेस्टर पैसा देते हैं। फिर भाई धरती पे नहीं ठहराने की बात कर रहा है, ये तो मार्स पे लोगों को लेके जाएगा। तो ऐसे कितने सारे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। तो वो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। अभी ट्रम्प के अगेंस्ट में एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी उतार रहा है एलन मस्क, पता है आपको? क्योंकि ट्रम्प से 36 का आंकड़ा हो गया है। एलन मस्क को जोर मत समझ, बहुत खतरनाक आदमी है। अब अमेरिका में ट्रम्प के सामने खड़ा हो जाएगा एक बिजनेसमैन। आने वाले समय में आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता हुआ दिखेगा। क्या विजन से काम करते हैं यार ये लोग।
ये एंथुजियाज्म क्रिएट करता है, इससे उत्साह आता है लोगों में, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिलती। तो मैं सिर्फ 4 वर्ड तुम्हारे सामने रख रहा हूं, 4 वर्ड को फिर कहानी में बना दूंगा कुछ करके बेटा मैं। ये आपके फ्यूचर के बारे में बात करता है, ये इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप करता है, इससे एंथुजियाज्म बनता है, और ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। मंजूर है? तो वापस से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, वो कौन से वर्ड बोले थे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एस्पिरेशन, और दूसरा वर्ड क्या है? इट टेल्स अबाउट वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, किधर जा रहे हो, और तीसरा, हाँ, इट इज एंड टॉक्स इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजिक, फिर अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का विजन, विजन हैज 4 एलिमेंट्स। पहला क्या एलिमेंट है बेटा? फ्यूचर ओरिएंटेड है। दूसरा क्या एलिमेंट है? इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा एलिमेंट क्या है? अपन ने बोला है एंथुजियाज्म। चौथा एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन। अब सवाल आता है सजल कि इसको सेंटेंस में कैसे बनाऊं? तो मैं सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाऊं। विजन हैज 4 एलिमेंट्स, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर, पहला हो गया। सेकेंड, इट इज अबाउट, अबाउट अबाउट दो बार मत यूज करो, अपन बोलेंगे विजन गिव्स इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। विजन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप देता है। एलन मस्क, मैं मार्स पे लेके जाऊंगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रम्प की स्ट्रेटेजी थी। इंटेलिजेंट है ट्रम्प, धंधे करना जानता है, बिजनेस है। पूरे वर्ल्ड में ट्रम्प के टावर्स बने हुए, ट्रम्प टावर, बहुत अरबपति खरबपति आदमी है ट्रम्प। तो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, उसको पता है कि यार बिजनेस कैसे करना है। वो दुनिया में युद्ध भड़काने की बात करता है, क्योंकि उसकी आर्म्स बनाने वाली कंपनियों के साथ साझेदारी है। तो जितने युद्ध होंगे उतने पैसे उसके बनेंगे। क्यों पैसे बनेंगे? क्योंकि मिसाइल खरीदनी पड़ेगी। तो वो जानबूझ करके इधर उधर भिड़ाता है। यूक्रेन को क्या बोला? यूक्रेन चिंता मत कर, तू तो भिड़ जाए रशिया के साथ। अमेरिका और रशिया में 36 का आंकड़ा है। अब यूक्रेन बेचारा उसके भरोसे भिड़ गया अमेरिका के साथ, अपने रशिया के साथ में, और फिर पीछे हट गया ट्रम्प। बोले वो तो मैंने यूं ही मजाक में करा था, तुमको सीरियस थोड़ी लेना चाहिए था। वो पलटू आदमी, वो देश आबादी पूरी सड़क पर आ गई, खाने को पैसे नहीं उसके सामने, पर तूने इसलिए करा क्योंकि तेरी कंपनियां जो है आर्म्स बनाने वाली, वहां से तेरे को मोटा पैसा। और साला उसका इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा एंथुजियाज्म, विजन बनाने से उत्साह आता है, अपने को लगता है बाबा मैं भी जीवन में कुछ बड़ा काम करूंगा। और विजन आपको डायरेक्शन। बोलो मंजूर? ये आया विजन की बात। अब विजन के आंसर को हम एक बार जरा बादल बनाकर लिखना चाह रहे हैं। आओ बच्चों, लो जी, इसमें क्या, ये आपने नोट करा है दोस्तों? विजन की बात हमने देखी। आप ये लाइन नोट देखो, इन 4 वर्ड को हम एक कहानी में डाल देंगे तो ये याद हो जाएंगे। मैं अपने फ्यूचर के लिए इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, और एंथुजियाज्म के साथ डायरेक्शन ढूंढूंगा। ये लिख लो। मैं अपने फ्यूचर के लिए इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, और एंथुजियाज्म के साथ डायरेक्शन ढूंढूंगा। वापस से 2-3 बार बोलते हैं। मैं अपने फ्यूचर के लिए, इमेजिन करो तुम अपने फ्यूचर के लिए इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, करूंगी गर्ल्स, और एंथुजियाज्म से डायरेक्शन ढूंढूंगी। एक बार और दिल में बिठाओ इसको। मैं अपने क्या, फ्यूचर के लिए क्या करूंगी? इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप करोगी, करोगी ना गर्ल्स? हाँ, केवल शादी करके घर परिवार में थैंक यू सर्विस देने से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब हम पैसा कमाएंगी, और बहुत पैसा कमाएंगी, और फिर उसके बाद परिवार को भी संभालेंगे, तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी, लव भी मिलेगा। तो अब ये सेंटेंस में अंदर उतारो। मैं अपने फ्यूचर के लिए, बॉयज अपने को तो करना ही करना है, कंपनी बनानी है, सबको इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप करना है, और उसके साथ क्या करना है? एंथुजियाज्म, उत्साह कम नहीं रखना जीवन में, हमेशा एनर्जी और एंथुजियाज्म से बने रहना है, और एंथुजियाज्म के साथ में डायरेक्शन ढूंढना है लाइफ के अंदर। ठीक है? तो सेंटेंस क्या था, बोल के बताओ। मैं अपने
फ्यूचर के लिए इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप करूंगी और एंथुजियाज्म के साथ, उत्साह कम नहीं होना चाहिए, एंथुजियाज्म के साथ क्या करेंगे भाई? हाँ, डायरेक्शन ढूंढेंगे। शाबाश। अभी रुको, बादल बनाने के पहले हमको थोड़ा काम और करना। चलो सर। तो सर अब मैं अपना मिशन ढूंढना चाहता हूँ। मिशन का मतलब कर्तव्य है, विजन का मतलब सपना है। सपना तभी पूरा होता है जब हम अपना काम करते हैं, कर्तव्य करते हैं। तो मिशन जो है वो बताता है हु वी आर एंड व्हाट वी। भाई साहब बहुत काम की चीज है, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। विजन बताता है कि हम वेयर आर वी गोइंग, और मिशन बताता है कि हम कौन है और हम क्या करें। ठीक है। जैसे बहुत अच्छा अडानी का आजकल ऐड आ रहा है, तुम अगर अडानी का ऐड देखोगे तो बताता है अडानी की हम क्या करते हैं। अडानी के इतने क्रिएटिव एड्स होते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूं तुमको, अडानी का मिशन समझ में आ जाएगा। देखो यहां लिख रहा हूं, अडानी क्रिएटिव एड्स। देखें तुमने अडानी के एड्स? हम कर दिखाते हैं, ऐसा कुछ करके अडानी के वीडियोस मिलेंगे। ये देखो, देखो अडानी ने अपने आप को कैसा प्रोजेक्ट करा है। एक ऐड दिखा रहा हूँ बच्चों, देखो, जिससे तुमको समझ में आएगा कि अडानी विजन कैसा दिखा, ताकि रील यूट्यूब का वीडियो भी कर सकते। क्या है यार, इसको बोलते हैं यार, है? ये है साला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो कितना जबरदस्त, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। अपन को पहले वो ऑगिलवी मैथर, जो इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पीयूष पांडे की, उन्होंने ये ऐड बनाया। तो पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी, तो वो वर्ड शुरू में समझ में नहीं आया, फिर आखिरी में समझ में आया। और गजब, मतलब यार अद्भुत है। तो देखो बेटा, मिशन स्टेटमेंट बताता है हु वी आर एंड व्हाट वी डू। तो अपन ने देखा अडानी वाला। अच्छा, मिशन देखो क्या क्या कर रहा है, मिशन क्या क्या कर रहा है। मिशन आपको पर्पस दे रहा है। अब इतने सारे वर्ड्स में परेशान मत होना, मैं काम की चीज पे जाके रुकूंगा कि मिशन से हम क्या क्या कोरिलेट करेंगे। ये देख बेटा, ये मिशन मुनाफा कमाने का नाम नहीं है, मिशन पैसा कमाने का नाम नहीं है। अडानी ने कहीं पैसे की बात करी कि इसके अंदर सोसाइटी को वो क्या दे रहा है? वो कुत्ते को छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि तू तो मेरी बात मानता है ना, कि पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी। फिर वो आपकी एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाता है, दुनिया में आपकी पहचान बनती है उससे। सेट्स इट अपार्ट, उससे आप अपने आप को दूसरों से अलग करते हो। मैंने मंडे मोटिवेशनल वीडियो से यूट्यूब का अपना चैनल शुरू करा था। फिर मंडे मोटिवेशन, मेरे को पता था कि यार सीए लाइन के अंदर बच्चा बहुत दुखी है। तो जब शुरू करा उसको, तो उसमें कुछ नहीं होता था, हर मंडे एक वीडियो में डालता था। तो बच्चे इंतजार करते थे। आज भी बच्चे बोलते यार मंडे मोटिवेशन नहीं आते। मैंने कहा बेटा समय नहीं होता यार। और उसकी शुरुआत एक मिशन के साथ की गई थी कि
कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ के उसको कई बार निराशा होती है, वो पास नहीं हो पाता है, फिर बच्चा कहीं चला गया, वो जुड़ा रहे अपने साथ में, और फिर वहां से बेटा बिजनेस बनता है, और फिर वहां से अपने को आगे रिटर्न्स मिलते हैं। पर स्टार्ट आपको करना पड़ेगा विदाउट प्रॉफिट, स्टार्ट आपको करना पड़ेगा सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, स्टार्ट आपको करना पड़ेगा जो आपको दूसरे से अलग करे। कोई अलग पांडे का एग्जाम्पल लें, अपना छोटा सा एग्जाम्पल। व्हाट नीड्स यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई, कौन सी आवश्यकता लोगों की पूरी करते हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में अगर बोलो कि भाई साहब मैं तो 2 घंटे के लिए हर दिन बैठूंगा जहां पर मुझे पैसा नहीं कमाना है, मैं तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं उनको टैक्स फाइल करना सिखाऊंगा, मैं उनको ऑडिटिंग सिखाऊंगा, मैं तो ये करूंगा। अरे भाई साहब आप जानते नहीं हो, आप अलग पांडे के रास्ते पर आगे बढ़ गए हो, आगे चल के इतनी बड़ी कंपनी आपकी बनी। हाईली पर्सनलाइज और यूनिक होता है, वो आपका सपना है वो। और जैसे अडानी नीचे लिखता है हम करके दिखाते हैं, अभी उसी थीम पर वो एड्स बना रहे हैं। और ये 3 वर्ड्स को याद रखो बच्चों मिशन के लिए। एनपीसी पहला वर्ड है, आप कौन सी आवश्यकता पूरी कर रहे हो। दूसरा, आप कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो। तीसरा, आप कौन से कस्टमर को। तो ये वर्ड्स बेटा बस याद रखना, उसका कीवर्ड नीचे एनपीसी बना हुआ है, दिमाग में बिठा लेना। व्हाट नीड वी सेटिस्फाई, व्हाट प्रोडक्ट वी ऑफर, विच कस्टमर वी सर्व। हाईलाइट करता हूं, प्रॉफिट की बात मत शुरू में। कोई अपनी पहचान बनाओ, आइडेंटिटी जो तुमको दूसरों से अलग करे, और फिर आप देखो कि आप कौन सी नीड पूरी कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो, कौन से कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो। जब आप ऐसा कर दोगे तो डेफिनेटली कस्टमर आपसे जुड़ाव महसूस करेगा ही करेगा। एक अच्छी लाइन और देखो, फिर बादल बना रहा हूं बेटा। मिशन पूरा करने से ही तो विजन पूरा होता है। विजन सपना है, पर सपना पूरा कब होगा, जब तुम कुछ काम करोगे, और वो जो काम है वो है मिशन। जब वो मिशन काम करोगे तो कोई गोल अचीव करोगे, और फिर जब गोल अचीव करोगे, ऑब्जेक्टिव पूरे करोगे, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यू सिस्टम। और इसी को लेकर अपन एक बढ़िया बादल बनाते बेटा, जहां पर आज के एपिसोड हम समाप्त करते हैं। आओ मेरे बच्चों, लिखो ये बात, बनाओ, और बड़ा कर दे। देखो बेटा, विजन के बारे में लिखो, ये मिशन के बारे में नहीं। विजन क्या है भाई साहब, ये मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है। क्या क्या वर्ड्स पढ़े तुमने, और फिर क्या वर्ड था, ये मैनेजमेंट का एस्पिरेशन। दूसरा वर्ड बोलो क्या था बेटा, फ्यूचर ओरिएंटेड था। और तीसरा वर्ड क्या था बेटा, वेयर आर वी गोइंग। तो वेयर से रिलेटेड 2 प्रश्नों के जवाब देता है, वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी गोइंग। विजन मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये 2 प्रश्नों के जवाब देता है, हम आज का है और हम कहाँ जा रहे हैं। इसके 4 एसेंशियल्स होते हैं, या इसके 4 एलिमेंट्स बोल लो। वो क्या थे बेटा जो वर्ड अपन ने पढ़े थे, मैं अपने फ्यूचर के लिए इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, और हाँ, वेरी गुड, और एंथुजियाज्म के साथ डायरेक्शन ढूंढूंगा। ये 4 एलिमेंट्स हैं। कुछ और भी विजन के बारे में चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक पाथ है, आज घर जाके एक रीडिंग लगाना बेटा। आई मेक श्योर तुम्हारे पास बुक्स जल्द से जल्द आ जाए। ये एक स्ट्रेटेजिक पाथ है, ये बिजनेस सेंस बनाना चाहिए, ये मैनेजमेंट की एस्पिरेशन है, वो हमने पहले ही लिख दिया। हेनरी फोर्ड का एक विजन था, फोर्ड इन एवरी गैरेज, हर गैरेज में फोर्ड की गाड़ियां होनी। लिखा बेटा। तो विजन मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, और ये बताता है वेयर के बारे में।
वेयर में भी दो बातें बताता है, आज हम कहाँ और किधर जा रहे हैं, वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी गोइंग। ये चार एसेंशियल्स की बात करता है। सर अपन कैसे लिखेंगे, कल लिख लेंगे अपन। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप है। बुद्धिमान लोग उद्यमी बनते हैं इससे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन से राष्ट्रपति बना और वापस से एलन मस्क उसको देखकर अमेरिका में फिर से बड़ा काम करने का सोच रहा है। इंटेलिजेंट लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करवाए, ऐसा होता है। इसके लिए आपको हमेशा उत्साह में रहना पड़ेगा, एंथुजियाज्म में, और डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को देनी होगी। हाँ बेटा, क्या बेटा, हेनरी फोर्ड में वो नीचे, फोर्ड इन एवरी गराज, फोर्ड इन एवरी गराज, फोर्ड कार इन एवरी गराज, हर गराज में उसका सपना था कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है भाई। और हमने फिर मिशन से क्या बात करी बेटा, एक मिशन का बादल चाहिए। अब इसी में लिख लो, मिशन को बनाओ। यहां पर आ जाओ। मिशन कौन से दो क्वेश्चन के जवाब दे रहा है, हु वी आर, कौन है, व्हाट वी डू। और बढ़िया तुमने अडानी देखा है तो अडानी का एग्जाम्पल मार देंगे, हु वी आर एंड व्हाट वी, हम कौन है और हम क्या। बढ़िया एक डब्बा बनाओ, बादल बनाओ। मिशन दो बातों के जवाब देता, हु वी आर एंड, ये अपन मिशन का आंसर लिख रहे हैं। इसका टाइटल बना दो, वो विजन था, ये मिशन है। ठीक है। ये बताता है रोल इन द सोसाइटी, रोल इन द सोसाइटी, एंड इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, और ये मुनाफा कमाने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए। और पांचवी हेडिंग पर हम डाल देंगे एग्जाम्पल, अडानी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर, सबसे पहले हमने शुरुआत करी, मिशन गिव्स आंसर टू द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस, व्हाट नीड वी सेटिस्फाई, व्हाट प्रोडक्ट वी मैन्युफैक्चर, विच कस्टमर्स वी, हम कौन सी आवश्यकता पूरी करते हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, और हम कौन से कस्टमर को सर्व करते हैं, एनपीसी। इट ऑल्सो टेल्स हु वी आर एंड व्हाट वी डू, वो ये भी बताता है कि हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं। ये नहीं, वो विजन के साथ ही मिला देंगे। अभी हम बेटा पहुंचे फोर पर ही है ना, इसको फाइव मत बनाना। ये फोर का ही पार्ट चल रहा है, विजन और मिशन। पहला क्या था, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, याद दिला रहा हूं। सेकंड क्या था, याद करो, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। तीसरा क्या था, इंटेंट, इंटेंट, इंटेंट वाला डायग्राम, इंटेंट, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल और वैल्यू सिस्टम। चौथा क्या था, उसमें से एक हिस्सा निकाला विजन मिशन का। अच्छा, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। अब ये क्या करता है, ये बताता है क्या रोल प्ले कर रहे हो, और मुनाफा कमाने की बात मत करो। और इसी को हमने लिया कि भाई साहब ये चौथा ही क्वेश्चन चल रहा है विजन मिशन का। एग्जाम्पल है अडानी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर सोसाइटी। वो बात और है कि उस सोसाइटी के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पैसा कमाएगा, वो उसका ऑब्जेक्टिव और गोल बनेगा। गोल बनेगा भाई मैं सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनना हो, ऑब्जेक्टिव बनेगा मैं 2030 में
इतने करोड़ रुपए का मुनाफा कमाऊंगा, वो चलेगा। और फिर उसके बाद वहां से उसका वैल्यू सिस्टम क्रिएट। बोलो मंजूर है? तो अब कल जब हम मुलाकात करेंगे, आज हमारे पास घर पे आंसर लिखने के लिए कुछ है क्या? तो हम ये वाला आंसर ड्राफ्ट करके आएंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? बनाओ क्वेश्चन कॉपी में और नीचे खाली जगह छोड़ दो। व्हाट इज विजन एंड मिशन? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज विजन एंड मिशन? अब इसकी शुरुआत कहां से कर रहे हैं बताओ? मैं तुमको ढांचे बना के दे रहा हूं। पहले लिखो डायग्राम। डायग्राम विजन और मिशन वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर से पैदा होता है। तो तुम डायग्राम बनाओगे, अब उसके नीचे डायग्राम जितनी जगह छोड़ दो ना। अब अगला लिखो विजन। अब विजन में जो बादल में लिखा है अपन ने वो सब इधर आएगा, ट्रांसफर होगा। कि विजन जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। विजन जो है वो बताता है वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी गोइंग, वो मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है। तब आएगा बेटा जो अपन ने लिखा, उसके 4 एलिमेंट होते हैं। मैं क्या वो था वर्ड अपना, मैं क्या था? हाँ, बगैर देखे मैं, हाँ, मैं एंथुजियाज्म से इंटेलिजेंट आर्टिप्रेन्योरशिप करूंगी और फ्यूचर में डायरेक्शन ढूंढूंगी। तो वो 4 आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल आ जाएगा किसका? हेनरी फोर्ड वाला। अब थोड़ी और जगह छोड़ो इसके नीचे, अब लिखो मिशन। अब मिशन के अंदर क्या आएगा? मतलब 1.5 पेज तक चला गया, आधे पेज में डायग्राम, आधे पेज में विजन, आधे पेज में मिशन। अब मिशन के अंदर क्या आएगा जो स्क्रीन पे आ रहा है? ये 3 प्रश्नों के जवाब देता है। NPC, व्हाट नीड वी सेटिस्फाई विद प्रोडक्ट वी मैन्युफैक्चर, विच कस्टमर वी सर्व। ये भी बताता है कि हु वी आर एंड व्हाट वी डू। पहले ये लिखना, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम कौन है और हम क्या करते हैं। फिर उसके नीचे ये सोसाइटी के बारे में बात करता है, ये प्रॉफिट कमाने की बात नहीं करता। और इसका तो पहले डायग्राम जिसमें विजन मिशन आ रहे हैं, फिर उसके बाद विजन जिसका बादल बना हुआ है, मिशन का बादल। लिख कर आओगे बच्चों ईमानदारी से, और लिख लो तो मुझे आप दिखाना। अगर ऑनलाइन में भेजना चाहो तो तुम्हारे पास है, मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है बच्चों, मैं लिख देता हूँ 98270992। तो ऑनलाइन वाले बच्चों तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं चेक करके तुमको रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।